ये स्टूडेंट्स, हमने 14 चैप्टर कंप्लीट कर लिया था। इसमें हमने राष्ट्रीय आय से संबंधित अवधारणा पढ़ी। 14 चैप्टर में हमने राष्ट्रीय आय से संबंधित अवधारणाएं पढ़ी थी और उसमें हमने जो है विभिन्न अवधारणाओं के बारे में चर्चा की थी कि भौगोलिक अवधारणा क्या होती है, नागरिकता वाली अवधारणा क्या होती है। ठीक है, अब इन अवधारणाओं को पढ़ने के बाद अब हम पढ़ते हैं कि राष्ट्रीय आय की गणना कैसे की जाती है, यानी उसमें किसी भी देश की राष्ट्रीय आय की गणना का महत्व क्या होता है। वो तो हमने उस पिछले चैप्टर में पढ़ लिया था कि उससे देश का आकलन होता है, देश की आर्थिक स्थिति का आकलन होता है। ठीक है, तो अब हम पढ़ेंगे कि राष्ट्रीय आय की गणना करने के जो है किन किन विधियों से की जाती है राष्ट्रीय आय की गणना, तथा उससे संबंधित समुच्चय कौन कौन से हैं। ठीक है, तो आज हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 15, राष्ट्रीय आय से संबंधित समुच्चय। राष्ट्रीय आय से संबंधित समुच्चय। यानी राष्ट्रीय आय की गणना किस किस आधारों पर की जाती है और किस तरह राष्ट्रीय आय जोड़ी जाती है। ठीक है, तो हमने ये पढ़ा था कि राष्ट्रीय आय की गणना का किसी भी अर्थव्यवस्था के लिए बहुत अत्यधिक महत्व होता है। और अगर हम बात करें कि राष्ट्रीय आय का जो शब्द है राष्ट्रीय आय का सबसे पहले जो प्रयोग है, इससे पहले किसी भी देश में राष्ट्रीय आय की गणना नहीं की जाती थी। तो सबसे पहले इसका जो प्रयोग है वो किया था एक प्रोफेसर साइमन कुजनेट्स। इनका नाम याद रखना है, 1 नंबर का प्रश्न आता है कि राष्ट्रीय आय की गणना का सबसे पहले प्रयोग जो है वो किसने किया था। तो उन विद्वान का नाम है साइमन कुजनेट्स। राष्ट्रीय आय का सबसे पहले प्रयोग करने वाले विद्वान थे साइमन कुजनेट्स। इन्होंने 1934 में राष्ट्रीय आय की गणना का महत्व बताया था और राष्ट्रीय आय की गणना की जो है करने की कोशिश की थी, प्रयास किया था। ठीक है, अब 1934 में भारत की बात करें तो भारत में उस समय अंग्रेजों का शासन था और ब्रिटिश शासन के दौरान भी भारत की राष्ट्रीय आय की गणना की आवश्यकता महसूस हुई, क्योंकि भारतीय जो विद्वान थे उन्होंने का मानना था कि अंग्रेज जो है वो भारतीय अर्थव्यवस्था को लूट रहे हैं। ठीक है, दादा भाई नौरोजी ने धन निष्कासन का सिद्धांत दिया था। धन निष्कासन का मतलब हो गया कि भारत से जो पैसा है वो किस तरह इंग्लैंड जाता है, इसकी गणना करने के लिए उन्होंने जो है पहली बार राष्ट्रीय आय की गणना का प्रयास किया था अंग्रेजों के समय में। ठीक है, तो अगर हम बात करें कि भारत में राष्ट्रीय आय की गणना करने का प्रयास किसने किया था, तो भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन उस समय ब्रिटिश काल में यानी आज़ादी से पहले और आज़ादी के बाद भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन करने वाले विद्वान कौन कौन थे, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन किसने किया था, तो कौन कौन से ऐसे विद्वान थे जिन्होंने ब्रिटिश काल के दौरान भी भारत में अगर राष्ट्रीय आय के आकलन करने का प्रयास किया था। तो अगर हम बात करें कि स्वतंत्रता से पहले, स्वतंत्रता पूर्व कई ऐसे अर्थशास्त्री हुए हैं जिन्होंने राष्ट्रीय आय की गणना का आकलन करने का प्रयास किया था। ठीक है, तो स्वतंत्रता से पूर्व करने वाले कौन कौन से ऐसे विद्वान थे जिन्होंने राष्ट्रीय आय की गणना करने की कोशिश की थी या उसे राष्ट्रीय आय की गणना को जोड़ने का प्रयास किया था। तो उसमें प्रमुख विद्वान हैं दादा भाई नौरोजी। दादा भाई नौरोजी ये प्रमुख अर्थशास्त्री भी थे और भारत के जो है प्रमुख स्वतंत्रता सेनानियों में भी इनकी गिनती आती है। ठीक है, उसके बाद विलियम डिग्बी, अंग्रेज अधिकारी थे विलियम डिग्बी, इन्होंने राष्ट्रीय आय की गणना का प्रयास किया था। उसके बाद फिंडले सिराज, फिंडले सिराज, उसके बाद साहा व खंबर, साहा व खंबर,
ठीक है। और भी स्वतंत्रता के बाद भी जो है कई विद्वानों किया था इसमें। स्वतंत्रता पूर्व में एक हो गया V.K.R.V. राव, V.K.R.V. राव, ठीक है। इसके बाद C.R. देसाई, C.R. देसाई। तो इन विद्वानों के नाम याद रखने। 2 नंबर का प्रश्न आता है कि भारत में राष्ट्रीय आय की गणना करने का प्रयास सर्वप्रथम किन विद्वानों ने किया था, या भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन किन किन विद्वानों ने किया था, ठीक है। तो इनको चारों पांचों के नाम आपको याद होने चाहिए। कौन कौन से थे? दादा भाई नौरोजी, इन्होंने एक सिद्धांत दिया था राष्ट्रीय आय की गणना का, जिसे कहते हैं धन निष्कासन। धन निष्कासन का सिद्धांत दिया था कि किस तरह अंग्रेज भारत से धन का निष्कासन कर रहे हैं या भारत से धन को बाहर ले जा रहे हैं। तो उन्होंने तरीके आकलन करके तरीके बताए थे कि इन तरीकों से अंग्रेज भारत को लूट रहे हैं, ठीक है। तो सबसे पहले विद्वान थे दादा भाई नौरोजी, और भी उस काल में कई विद्वान थे। ब्रिटिश काल में विलियम डिग्बी, फिंडले सिराज, साहा व खंबर, V.K.R.V. राव, C.R. देसाई, ये स्वतंत्रता पूर्व वे अर्थशास्त्री या विद्वान थे जिन्होंने राष्ट्रीय आय की आकलन करने का प्रयास किया था, ठीक है। अब जब स्वतंत्रता के बाद जब देश आज़ाद हो गया, हमारा स्वतंत्रता जो है हमारे हाथ में आ गई, हमारी आज़ादी, तो स्वतंत्रता के बाद भारत में राष्ट्रीय आय की गणना करने के लिए कोई एक ऐसी संस्था बनानी जरूरी थी जो कि राष्ट्रीय आय की गणना कर सके, ठीक है। क्योंकि उस समय ब्रिटिश काल के दौरान तो आज़ादी नहीं थी हमें, लेकिन जब देश आज़ाद हो गया तो उसके बाद एक ऐसी संस्था की आवश्यकता महसूस की गई जो देश में राष्ट्रीय आय की गणना कर सके, ठीक है। तो स्वतंत्रता के बाद अगर हम बात करें तो राष्ट्रीय आय का अनुमान लगाने के लिए एक संस्था बनी गई जिस समिति का नाम था राष्ट्रीय आय समिति। राष्ट्रीय आय समिति, राष्ट्रीय आय समिति, ठीक है। इस समिति को मुख्य कार्य क्या सौंपा गया कि देश की राष्ट्रीय आय की आकलन करना है कि देश में वर्तमान में कितनी आय है, ताकि देश के पिछड़ेपन का पता लगाया जा सके कि भारत में वास्तव में भारत गरीब है या जो भारत सोने की चिड़िया कहलाता था वो अंग्रेजों के काल में उस पर क्या प्रभाव पड़ा। तो इस चीज़ का आकलन करने के लिए एक आज़ादी के बाद एक राष्ट्रीय आय समिति बनाई गई जिसको ये कार्य सौंपा गया कि भारत में राष्ट्रीय आय की गणना करनी है, उसका आकलन करना है। और इस समिति का जो है अध्यक्ष बनाया गया P.C. महालनोबिस, प्रकाश चंद्र महालनोबिस, ठीक है। राष्ट्रीय आय समिति बनाई गई, इसको राष्ट्रीय आय की गणना या आकलन का कार्य सौंपा गया। और इस समिति का जो अध्यक्ष है वो P.C. महालनोबिस, उस समय के प्रमुख अर्थशास्त्री थे, उनको इसका अध्यक्ष बनाया गया, ठीक है। और इसका गठन किया गया था 1956 में, यानी 1956 में इन्होंने अपनी रिपोर्ट सौंपी, ठीक है। और 1956 में ही एक दूसरी संस्था बनाई गई जो राष्ट्रीय आय की गणना कर सके, और उस संस्था का नाम था केंद्रीय सांख्यिकी संगठन। केंद्रीय सांख्यिकी संगठन, यानी पूरा नाम है सेंट्रल स्टैटिकल ऑर्गेनाइजेशन, यानी CSO, ठीक है। तो 1956 में इस संस्था का गठन किया गया और इसको ये काम सौंपा गया कि भी आपको राष्ट्रीय आय की गणना हर साल जो है राष्ट्रीय आय की गणना करनी है, ठीक है। तभी से लेकर के आज तक भारत में CSO जो है वो राष्ट्रीय आय की गणना करती है। तो आपसे पूछा जाए कि वर्तमान में राष्ट्रीय आय की गणना का आकलन कौन करता है, तो केंद्रीय सांख्यिकी संगठन यानी CSO जो है, सेंट्रल स्टैटिकल ऑर्गेनाइजेशन, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन भारत में प्रति वर्ष राष्ट्रीय आय की गणना का आकलन करता है।
ठीक है। तो तब से लेकर के और आज तक यही संस्था जो है भारत में राष्ट्रीय आय का गणना करती। तो अब तक की बात हमने पढ़ ली कि भारत में सबसे पहले दुनिया में राष्ट्रीय आय की गणना का प्रयास किसने किया था, तो उन विद्वानों का नाम है साइमन कुजनेट्स 1934 में। ठीक है। भारत में राष्ट्रीय आय की गणना का आकलन किसने किया था, तो कौन कौन से अर्थशास्त्री थे। 2 नंबर का प्रश्न आएगा, दादा भाई नौरोजी, विलियम डिग्बी, फिनले सिराज, साहब अकबर, VKRV राव और CR देसाई। ये सारे विद्वान वो थे जो आज़ादी से पूर्व अंग्रेजों के काल में इन्होंने भारत की राष्ट्रीय आय की गणना का आकलन करने का प्रयास किया था। ठीक है। हालांकि ये तथ्यों पर आधारित नहीं था, लेकिन इन्होंने अलग अलग तरीके से, अलग अलग मापदंड से राष्ट्रीय आय की गणना करने की कोशिश की थी। और स्वतंत्रता के बाद राष्ट्रीय आय की गणना करने के लिए एक संगठन बनाया गया, जो राष्ट्रीय आय समिति बनाई गई, इसको काम सौंपा गया। और बाद में एक परमानेंट समिति बना दी। राष्ट्रीय आय समिति का अध्यक्ष PC महालनोबिस को बनाया गया, जो भारत में योजना आयोग के प्रमुख सदस्य भी थे। और बाद में 1956 में एक ऐसी संस्था बना दी गई जो हमेशा के लिए राष्ट्रीय आय की गणना का आकलन करने का कार्य करती है। तो उस संस्था थी केंद्रीय सांख्यिकी संगठन। तो वर्तमान में CSO जो है ऐसा वो संगठन है जो देश में राष्ट्रीय आय की गणना का आकलन करता है। ठीक है। अब हम अर्थ पढ़ते हैं राष्ट्रीय आय होती क्या है। राष्ट्रीय आय किसको कहते हैं, तो सिंपल भाषा में तो ये लगता है कि जैसे एक व्यक्ति की आय होती है वैसे ही एक देश की आय होती है। तो पूरे देश की आय की गणना करना ही राष्ट्रीय आय कहलाएगी। तो ये सामान्य अर्थ यही निकलता है। ठीक है। तो राष्ट्रीय आय जिसे इंग्लिश में कहते हैं नेशनल इनकम, नेशनल इनकम। अब राष्ट्रीय आय होती क्या है। ठीक है। तो अलग अलग विद्वानों ने परिभाषा इसकी अलग दी है। तो राष्ट्रीय आय की अगर परिभाषा की बात करें तो राष्ट्रीय आय की क्या डेफिनेशन होती है, क्या परिभाषा होती है। एक विद्वान हुए हैं प्रोफेसर मार्शल, जो प्रमुख अर्थशास्त्री भी हैं। उन्होंने राष्ट्रीय आय की परिभाषा क्या दी है, उनके अनुसार किसी एक देश का श्रम व पूंजी, उत्पादन के 2 साधन कौन से, श्रम व पूंजी। किसी एक देश का श्रम व पूंजी उसके प्राकृतिक साधनों के साथ, उसके प्राकृतिक साधनों के साथ, प्राकृतिक साधनों के साथ क्रियाशील होकर, प्राकृतिक साधनों के साथ क्रियाशील होकर प्रतिवर्ष भौतिक व अभौतिक, प्रतिवर्ष भौतिक व अभौतिक प्रतिवर्ष भौतिक व अभौतिक वस्तुओं का एक शुद्ध योगफल पैदा करते हैं। वस्तुओं का एक शुद्ध योगफल पैदा करता है। एक शुद्ध योगफल पैदा करता है और उसमें सभी प्रकार की सेवाएं भी सम्मिलित होती हैं। सभी प्रकार की सेवाएं भी सम्मिलित होती है। उसे ही
देश का शुद्ध वार्षिक आय, देश की शुद्ध वार्षिक आय, शुद्ध वार्षिक आय या राष्ट्रीय लाभांश कहते हैं, या राष्ट्रीय लाभांश कहते हैं। राष्ट्रीय लाभांश कहते हैं। देखिए, ये डेफिनेशन है प्रोफेसर मार्शल की। अब इस डेफिनेशन का अर्थ क्या है? इस परिभाषा का मतलब क्या है कि किसी एक देश का, यानी राष्ट्रीय आय हमेशा किसकी, एक देश की पूरे देश के राष्ट्रीय आय की गणना की जाती है। ठीक है, कुछ शब्द में हम जो है इससे पकड़ सकते हैं, श्रम व पूंजी मिल करके। अब उत्पादन के 5 साधन होते हैं, उनमें से सबसे मेजर साधन कौन होते हैं? श्रम और पूंजी। ठीक है, और बाकी जो है उनके प्राकृतिक साधनों के साथ मिल करके, यानी देश में जो भी खनिज संसाधन, मिट्टियाँ जो भी उपलब्ध हैं, कृषि संसाधन जो भी है, ठीक है, प्राकृतिक संसाधन, उद्योग, कच्चा माल, इनसे सारे मिलकर के, श्रम और पूंजी इनके साथ मिलकर के, यानी क्रियाशील होकर के प्रतिवर्ष, दूसरी लाइन मतलब क्या है कि राष्ट्रीय आय की गणना किस आधार पर की जाती है? प्रति वर्ष की जाती है। एक साल में एक बार राष्ट्रीय आय की गणना की जाती है। ठीक है, तो भौतिक और अभौतिक वस्तुओं का, जो वस्तुएं हमें दिखाई देती है और जो वस्तुएं हमें दिखाई नहीं देती, जैसे सेवाएं हमें दिखाई नहीं देती। एक डॉक्टर अब दूसरों का जो इलाज करके आय प्राप्त कर रहा है, तो वो हमें दिखाई नहीं दे रहा है, वो क्या कर रहा है? केवल सेवाएं प्रदान कर रहा है। एक इंजीनियर की सेवाएं, एक अध्यापक ज्ञान देता है केवल, लेकिन वो हमें दिखाई नहीं देती। ठीक है, तो भौतिक और अभौतिक वस्तुओं दोनों का उत्पादन होता है, शुद्ध योगफल पैदा किया जाता है, यानी एक भौतिक और अभौतिक उत्पादन के सारे साधन मिलकर के देश के अंदर एक वर्ष में जितना भी भौतिक और अभौतिक वस्तुएं बनाते हैं, वस्तु और सेवाएं बनाते हैं, उसके सभी प्रकार की सेवाएं, तो यहाँ पर ये वस्तुएं होगी ऊपर, यहाँ पर वस्तुएं आ गई और यहाँ पर सभी प्रकार की सेवाएं आ गई। ठीक है, तो वस्तु और सेवाओं में सम्मिलित होता है, इसे ही देश शुद्ध वार्षिक आय, प्रोफेसर मार्शल ने राष्ट्रीय आय को क्या नाम दिया है? शुद्ध वार्षिक आय या फिर राष्ट्रीय लाभांश कहते हैं। ठीक है, तो सिंपल सी बात है कि एक देश के अंदर हमेशा राष्ट्रीय आय की गणना एक राष्ट्र की या एक देश की जाती है, प्रतिवर्ष की जाती है। ठीक है, उसमें वस्तु और सेवाएं दोनों को सम्मिलित किया जाता है, और जितनी भी भौतिक और अभौतिक वस्तु एक साल में बनती है उस देश के बाउंड्री के अंदर, उस देश में, तो उससे हम क्या कहेंगे? शुद्ध वार्षिक आय या राष्ट्रीय लाभ। तो ये तो होगी प्रोफेसर मार्शल की परिभाषा। अब एक परिभाषा और इम्पोर्टेंट है, प्रोफेसर पिगू। प्रोफेसर पिगू ने राष्ट्रीय आय की परिभाषा क्या दी है? प्रोफेसर पिगू के अनुसार राष्ट्रीय आय समाज की वस्तुपरक आय का वह भाग है जो कि मुद्रा में मापा जाता है, जो कि मुद्रा में मापा जाता है। और इसमें विदेशों से प्राप्त आय भी सम्मिलित की जाती है, और इसमें विदेशों से प्राप्त आय भी सम्मिलित होती है। ठीक है, तो प्रोफेसर पिगू की परिभाषा ये भी सिंपल परिभाषा है कि राष्ट्रीय आय क्या करती है? समाज की वस्तुपरक आय का वह भाग है, यानी समाज में जितनी भी आय होती है, समाज का मतलब यहाँ देश, जो कि मुद्रा में मापा जाता है। तो राष्ट्रीय आय हमेशा किस में मापी जाती है? मुद्रा में, रुपए में मापी जाती है, उत्पादन में नहीं मापी जाती कि भाई 5 बोरी गेहूँ हुआ, गेहूँ नहीं, गेहूँ से मतलब नहीं, हमें 5 बोरी गेहूँ का मूल्य कितना है उसको जोड़ दें। 100 मोटरसाइकिल बनी,
या 100 कारें बनी, तो कारों से मतलब नहीं है हमें, उत्पादन से मतलब नहीं, हमें मतलब किससे है, उस कारों का मूल्य कितना है। ठीक है, तो राष्ट्रीय आय को हमेशा किस में मापा जाता है, मुद्रा में मापा जाता है। और इसमें विदेशों से प्राप्त आय, तो ये तो देश के अंदर की आय हो गई, और ये विदेशों से प्राप्त आय अगर देश प्राप्त कर रहा है तो उसको भी राष्ट्रीय आय में जोड़ा जाता है। ये हो गई दूसरी परिभाषा, प्रोफेसर पीगू की परिभाषा। ठीक है, अब एक और परिभाषा राष्ट्रीय आय की करते हैं अपन, लिखते हैं, वो है इरविंग फिशर। फिशर ने राष्ट्रीय आय की परिभाषा क्या दी है। ठीक है, इसमें है राष्ट्रीय आय में केवल, राष्ट्रीय आय में केवल अंतिम उपभोक्ताओं द्वारा प्राप्त, अंतिम उपभोक्ताओं द्वारा प्राप्त सेवाएं, अंतिम उपभोक्ताओं द्वारा प्राप्त सेवाएं सम्मिलित होती है। अंतिम उपभोक्ताओं द्वारा प्राप्त सेवाएं सम्मिलित होती है। ठीक है, तो फिशर की परिभाषा क्या है कि राष्ट्रीय आय में केवल वही उन्हीं वस्तुओं का जोड़ा जाता है जो अंतिम उपभोक्ताओं द्वारा, जो उपभोक्ताओं के द्वारा काम में ली जाती है। और कैसी वस्तु, वस्तु कैसी होनी चाहिए, अंतिम उपभोक्ता। अंतिम उपभोक्ता मतलब जैसे एक पेन को काम में लेना है तो पेन अंतिम वस्तु है, एक कार है तो अंतिम वस्तु है, मोटरसाइकिल है तो अंतिम वस्तु है, फ्रिज, रेफ्रिजरेटर, कूलर, पंखा, ये सब क्या है, अंतिम वस्तु। तो जो भी जितनी भी अंतिम वस्तुएं उत्पादन होती है, जैसे कहे एक साल में माना कि 5 वस्तुएं बनी, जैसे 5 कारें बनी, ठीक है, 5 कारें, एक कार 5 लाख की है तो 25 लाख की कारें बनी, इसको जोड़ दें। 4 पंखे बने तो एक पंखा 200 रुपये का है तो 800 रुपये के पंखे। ठीक है, 3 पेन बने, एक पेन या 5 रुपये का है तो 15 रुपये का पेन। ठीक है, और 5 किलो गेहूँ उत्पादन हुआ तो 5 किलो गेहूँ, एक गेहूँ किलो 10 किलो का है तो 50 रुपये का गेहूँ। तो इन 5 चीज़ें उत्पादित हुई तो इन 5 के मूल्य को जोड़ा जाता है, न कि वस्तु की क्वांटिटी नहीं देखते हैं अपन, बल्कि उनका मूल्य कितना है। क्योंकि हमने बात की थी पीकू की परिभाषा में क्या था, राष्ट्रीय आय को केवल मुद्रा में नापा जाता है। तो उन कितने वस्तुएं बनी, कितने रुपए की वस्तुएं बनी एक साल में, वस्तुएं कितनी नहीं, कितने रुपए की बनी, उसको राष्ट्रीय आय में जोड़ा जाए। तो राष्ट्रीय आय में केवल अंतिम उपभोक्ताओं द्वारा प्राप्त वस्तु सेवाओं को ही जोड़ा जाता है। तो ये हो गई फिशर की परिभाषा। ठीक है, तो इन सारी परिभाषाओं में जो आपने मार्शल की पढ़ी, पीकू की पढ़ी और फिशर की पढ़ी, उनमें से सबसे जो उत्कृष्ट परिभाषा है वो साइमन कुजनेस ने दी। ठीक है, तो सबसे इम्पोर्टेंट परिभाषा अगर बात करें, या जो सबसे महत्वपूर्ण परिभाषा जो राष्ट्रीय आय के ज़्यादा नज़दीक है, जो वर्तमान में काम में ली जाती है परिभाषा उसके अधिक नज़दीक है, तो वो परिभाषा है साइमन कुजनेट्स की। ठीक है, तो इनमें से सबसे आधुनिक परिभाषा जो दी है वो है साइमन कुजनेट्स की, जिन्होंने राष्ट्रीय आय की पहली बार गणना करने का प्रयास किया था, साइमन कुजनेट्स। ठीक है, तो साइमन कुजनेट्स ने इसकी परिभाषा क्या दी है, उनके अनुसार राष्ट्रीय आय वस्तु व सेवाओं का वह शुद्ध उत्पादन है जो एक वर्ष की अवधि में देश की उत्पादन प्रणाली में अंतिम उपभोक्ताओं के हाथों में पहुंचती है। देश की उत्पादन प्रणाली में अंतिम उपभोक्ताओं के
के हाथों में पहुंचती है। हाथों में पहुंचता है। ठीक है, सबसे इम्पोर्टेंट परिभाषा या हम कह सकते हैं सबसे आधुनिक परिभाषा है वो साइमन कुजनेस की। इसमें क्या किया जाता है कि राष्ट्रीय आय में वस्तु और सेवाओं दोनों के मूल्य को जोड़ा जाता है पहली बार। ठीक है, और शुद्ध उत्पादन है। शुद्ध उत्पादन का वही मतलब अंतिम वस्तु। ठीक है, शुद्ध उत्पादन मतलब जो बाजार में बिकने के लिए तैयार है वो। तो राष्ट्रीय आय में सभी वस्तुओं और सेवाओं का वह शुद्ध उत्पादन है जो एक वर्ष में, ये भी इंपॉर्टेंट बात होगी कि राष्ट्रीय आय की गणना एक वर्ष के लिए की जाती है। तो एक वर्ष की अवधि में देश की उत्पादन प्रणाली में जहाँ भी वस्तु बनती है अंतिम उपभोक्ताओं के हाथों में पहुँचती है, यानी जो हर व्यक्ति के घर तक पहुँचती है। ठीक है, बाजार में जो बिकने के लिए तैयार है। अगर कोई फैक्ट्रियों में स्टॉक पड़ा है या फैक्ट्रियों में बिकने के लिए तैयार नहीं है, उसको राष्ट्रीय आय में नहीं जोड़े। जो बाजार में पहुँच जाती है बिकने के लिए अंतिम वस्तु के रूप में, उसी को राष्ट्रीय आय के में जोड़ा जाता है। ठीक है, तो ये होगी राष्ट्रीय आय की सिंपल परिभाषा। इस प्रकार हम अंतिम रूप से क्या कह सकते हैं, तो अंतिम रूप से हम कह सकते हैं कि राष्ट्रीय आय है क्या। राष्ट्रीय आय किसी एक वित्तीय वर्ष की अवधि में, किसी एक वित्तीय वर्ष की अवधि में, फाइनेंशियल ईयर होगा ना, जैसे भारत में वित्तीय वर्ष क्या है 1 अप्रैल से 31 मार्च। हाँ भाई, 1 अप्रैल से 31 मार्च है ना, इसमें राष्ट्रीय आय की गणना की जाती है। तो एक वित्तीय वर्ष में देश के निवासियों द्वारा, देश के निवासियों द्वारा अंतिम उपभोग वस्तु व सेवाओं, अंतिम उपभोग वस्तु व सेवाओं की शुद्ध मात्रा की प्रचलित, की शुद्ध मात्रा की प्रचलित बाजार कीमत, प्रचलित बाजार कीमत, कीमत पर मुद्रा में व्यक्त किया जाता है। मुद्रा में व्यक्त किया जाता है। ठीक है, तो राष्ट्रीय आय क्या होगी, एक वित्तीय वर्ष में राष्ट्रीय आय की गणना करते हैं। और देश के जो निवासी हैं, अब यहाँ पर एक सब ध्यान रखना, यहाँ भौगोलिक सीमा नहीं है। भारत के लोग कहीं भी दुनिया में कहीं भी कमाते हैं, देश के निवासी कहीं भी कमा रहे हैं, बाउंड्री की बाध्यता नहीं है। ठीक है, अंतिम उपभोग वस्तु और सेवाएं, ये हमने पहले ही पढ़ लिया था कि जितनी भी अंतिम वस्तु और सेवाएं बनती हैं उनकी शुद्ध मात्रा है जो बाजार कीमत पर मुद्रा में व्यक्त की जाती है। राष्ट्रीय आय हमेशा किस में व्यक्त की जाती है, मुद्रा में व्यक्त की जाती है। यानी एक राष्ट्रीय आय की गणना, तो 4 बातें सामने आ गई कि राष्ट्रीय आय हमेशा क्या की जाती है, एक वर्ष में की जाती है भाई, इसकी गणना वार्षिक की जाती है। नंबर 2, राष्ट्रीय आय की गणना वित्तीय वर्ष के लिए की जाती है। नंबर 3, राष्ट्रीय आय में केवल अंतिम वस्तु और सेवाओं को सम्मिलित किया जाता है। नंबर 4, राष्ट्रीय आय में भौगोलिक सीमा नहीं होती, बल्कि क्या होती है, देश के निवासियों के द्वारा अगर जहाँ पर भी राष्ट्रीय आय की गणना की जाती है तो उसमें देश के निवासी जो कहीं भी रह रहे हैं दुनिया, भारत के किस, चाहे वो भारत में रह रहे हैं या भारत के बाहर रह रहे हैं, ठीक है, उनको किया जाता है। और इसमें हमेशा इसे मुद्रा में व्यक्त किया जाता है, वस्तु के रूप में नहीं। भाई 5 कारें बनी वो इम्पोर्टेंट नहीं है, 5 कारों की वैल्यू कितनी है वो इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो राष्ट्रीय आय को अंतिम वस्तु और बाजार कीमत पर जो है तैयार है उन सब का योग जो है वो क्या कहलाएगा, उसे राष्ट्रीय आय कहेंगे। तो एक देश के अंदर, सिंपल भाषा में परिभाषा क्या होगी कि एक देश के अंदर एक वित्तीय वर्ष में जितनी भी वस्तुओं और सेवाएं बनती हैं उनके अंतिम, उन वस्तुओं और सेवाओं के योग को ही क्या कहा जाएगा, राष्ट्रीय आय। यानी एक देश के अंदर जितनी भी वस्तुओं और सेवाएं बनती है देश के निवासियों के द्वारा या बाहरी विदेशों से, ठीक है, पर होनी चाहिए जो देश से आय प्राप्त होनी चाहिए, तो उसको हम राष्ट्रीय आय में जोड़ते हैं। ठीक है भाई, तो राष्ट्रीय आय की सबसे जो सटीक परिभाषा किसने दी थी, साइमन कुजनेट्स ने। ठीक है, तो उसकी परिभाषा आधुनिक परिभाषा के अधिक नज़दीक। तो हमने 3-4 परिभाषाएं पढ़ ली थी। ठीक है,
कल हम पढ़ेंगे राष्ट्रीय आय की जो है विशेषताएं क्या होती है। ठीक है, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।